जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका होगा वो होगा 9। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट को बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप उन सारे सेट्स को देख सकते हैं। और इस तरह के सेट्स जब आपको करवा दिया जा रहा है, 10 सेट इसमें से हम करवाएंगे, उसके बाद से जो सेट हम आपको करवाने वाले हैं वो एक अलग ढंग का सेट होगा और वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि एक नए अंदाज में और एक अलग ढंग का सेट होगा। और वो भी पर डे आपको इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल उसके लिए कोई आपको शुल्क नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी सेट आएगा इसमें एग्ज़ाम तक आपका, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक पर डे इसमें एक सेट आपको मिलने वाला है और वो भी फुल लेंथ टेस्ट। शॉर्ट लेंथ टेस्ट तो मिलेगा ही, सेट मिलेगा ही। उसके अलावे आपके छोटे छोटे सेट जो होंगे वो 30 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस के, 20 क्वेश्चंस के, ये भी सेट आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। इसके अलावे अगर बात करें तो खोरठा ग्रामर का भी हमारे चैनल पे क्लास चल रहा है। अगर आप नहीं देख रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन हम भेजेंगे तो आपके पास आसानी से चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज के पहले सवाल की ओर देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। इसमें हम पूरे 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आप एक बार लास्ट तक बने रहेंगे। आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चंस में से मेरे कितने सवाल जो वो सही हो रहे हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने सवाल जो है वो 100 में से कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन में। आज का पहला सवाल है कि 4 नरम 4 गरम 4 झराझर परे, एक हरिनेक 12 दंगरी, फरके फरके चरे। यानी इसका बुझावल या पहेली जो होता है, बुझवल और पहेली तो आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार के बुझवल जो है यहाँ पे, अब यहाँ शब्द एक आया है हरिनेक, हरिनेक 12 दंगरी। तो यहाँ पे हरिन का नाम आया तो ऐसा नहीं कि ना ही यहाँ पे हरिनेक 12 सिंगा होगा और ना ही 12 सिंगा होगा, ऐसा नहीं है। यह बात किया जा रहा है एक वर्ष का जो 12 महीने हैं उसके बारे में आपसे बात किया जा रहा है। 4 नरम 4 गरम, यानी कहने का अर्थ है 4 माह जो होता है वो गर्मी का दिन होता है, 4 माह ठंडे का दिन होता है और 4 झराझर परे, झराझर परे यानी 4 महीने जो बरसात का टाइम होता है ना। तो इस तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं। हो सकता है कई जगह पे ये 4 खंडों में बटा हुआ होता है, ऋतु को कई जगह पे 4 जगह में बटा हुआ है, कई जगह 3 खंडों में, लेकिन मेनली हम लोग 3 जानते हैं। एक तो गर्मी, एक ठंड और एक बरसात। ये तीन चीज़ हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप में जो बटा होता है। ठीक है, तो एक हरिनेक 12 दंगरी, फरके फरके चरे। तो यही हो गया एक वर्ष के जो 12 महीने हैं उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल कहता है कि लाल गैया खर खाए, पानी पीते मोर जाए, ये बुझवल कर माने की होता है। तो लाल गैया खर खाए, पानी पीते मोर जाए। आप देखते होंगे कि आग जो होता है वो क्या होता है, पूरा दहकता हुआ होता है, लेकिन जैसे उसमें पानी डाल देंगे तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है ना। तो पानी पीते मोर जाए, तो पानी जैसे उसमें डालेंगे आग खत्म हो जाता है। उधार फिकिरे परेक, आहनक माने की होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आहना मतलब होता क्या है। तो आहना हम किसे कहते हैं, तो खोरठा में मुहावरा को हम कहते हैं आहना। क्या कहते हैं, मुहावरा को हम खोरठा में आहना कहते हैं। जबकि पटतर, पटतर जो है वो किसको कहा जाता है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, पटतर, ठीक है, पटतर। तो ये लोकोक्ति को कहा जाता है। तो लोकोक्ति को पटतर कहा जाता है, लोकोक्ति को पटतर कहा जाता है, ठीक ना। और मुहावरा को आहना कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद पहेली हम भी बात करेंगे कि पहेली जो होता है वो आसान पहेली और कठिन पहेली। एक होता है आसान पहेली जो आसानी से हम समझ सकते हैं, तो आसान पहेली जो होता है उसे कहा जाता है हियाली। क्या कहा जाता है, हियाली। और जो कठिन पहेली होता है उसे कहा जाता है फांकी। जो कठिन पहेली होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फांकी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावे पहेली को बुझवल भी कहा जाता है और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन कम से कम इतना आपको याद रखने हैं। तो यहाँ उधार फिकिरे परे कहने का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे होता है कि नहीं होता है कि उधार फिकिरे करें, यानी किसी दूसरे का जो है टेंशन अपने सर पर ले लेना। तो वही है, दूसर कर फिक्र करे, दूसर के फिक्र करके। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का फिक्र करके, उसी को बोलते हैं उधार फिकिरे परे।
यानी कोई बिना वजह के कोई दूसरा दो कोई लड़ रहा था, हम जा करके बीच में पड़ गए और वहाँ पे हम भी पता चला कि वो दोनों तो ठीक रहा, हम लड़के आ गए। तो ऐसा होता है, तो उसी को बोलते हैं, जैसे उसे बोलते हैं ना उधार लड़ाई लेना। तो कहीं हमको वहाँ से मतलब नहीं था और जा करके हम बीच में पड़ जाते हैं और उसके बदले में पता चला कि हम ही लड़के आ गए। तो या तो फिर कह सकते हैं कि कोई दूसरा टेंशन कर रहा है, दूसरे को लेकर के सोच सोच के हम टेंशन में पड़े हुए हैं। तो ये से हो गया। कचरकूट करे कहने का अर्थ क्या होता है, यानी बर्बाद करे। कचरकूट करे या तो कह सकते हैं कि पूरा ख़त्म करना, या तो कचरा कूट बहुत बार बोला जाता है कि कचरा कूट करके मारे, तो यानी खूब मारना, या तो कह सकते हैं कि पूरा बर्बाद कर देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पोसले कुकुर कटाहा का भैतिक माने की हुआ है। तो पोसले कुकुर काटा है, तो पोसले कुकुर कहने का है कि अपना आदमी ही जो है वो कहीं ना कहीं धोखा देता है, ठीक ना। तो ये तो कई बार देखा भी गया है। तो पोसल लोग हानि करे, या तो कह सकते हैं कि अपने लोग जो है वो धोखा देना, उसी को बोलते हैं पोसले कुकुर काटे है। मिली जुली करी काज हारले जितले नखे लाज, ये कहावत माने की हवत। तो मिली जुली करी काज हारले जितले नखे लाज, जैसे आप समझिए इस तरह से, कुछ इस तरह से आप समझिए। जैसे मान लेते हैं कि चार आदमी हैं और चारों किसी कार्य को मिल करके एक ही काम कर रहे हैं। तो अगर ये काम अगर मेरा सफल हुआ तो ये चारों के लिए सफल होगा, लेकिन अगर ये कार्य असफल होता है तो ये चारों के लिए असफल होता है। तो ऐसे में क्या है कि किसी एक को पर्सनल बुरा नहीं लगेगा, है ना, किसी एक को पार्टिकुलर किसी को एक बुरा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से बोला जाता है कि मिली जुली करी काज हारले जितले नखे लाज। अगर सभी कोई मिल करके एक कार्य को किया जाए तो उसमें अगर हानि भी होती है तो हमें दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसमें सबकी हानि होती है, लाभ होता है तो सबका लाभ होता है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे दो आदमी है, एक काम करता है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये जीत गया, ये हार गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मनोबल जो है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा और हो सकता है इसका मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि ये जीत गया तो हो सकता है इसमें कई तरह के ताने कर सकता है, तंज कर सकता है या ताने मार सकता है। तो कई ये होता है। तो यही कहावत का मेन अर्थ यही होता है। सिंपली एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मिल के काम करे सलाह देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वैन ऐन प्रत्यय जोड़ के बनवल जा है। तो वैन और ऐन प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, एक वचन से बहुवचन, संज्ञा से विशेषण शब्द, संज्ञा से भाववाचक शब्द। तो याद रखेंगे इस तरह का जब भी सवाल हो तो एक वचन से, जैसे काड़ा, एक शब्द हमने लिखा काड़ा, तो ये क्या है, एक वचन है। लेकिन अगर इसमें वैन प्रत्यय को जोड़ दिया जाए, अगर इसमें वैन प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कड़वैन। क्या हो जाएगा, कड़वैन। तो यहाँ पे देखिए वैन प्रत्यय हमने जोड़ा था और वैन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन हमने बना दिया। उसी प्रकार से ऐन प्रत्यय को जोड़ करके भी, ऐन प्रत्यय को जोड़ करके भी एक वचन से बहुवचन हम बनाते हैं। जबकि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोहार से लोहारिन, कुम्हार से कुम्हारिन, इस तरह से जो है इन प्रत्यय जोड़ करके, या तो और भी कई सारे नाम हैं, उस महतो से महत्वायन, ऐन प्रत्यय, आयन प्रत्यय भी वहाँ पे होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी नहीं होता है, वहाँ पे भी ऐन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखेंगे वैन और ऐन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन शब्द बनावल जाए है। अगला सवाल है केकर में उपसर्ग नखे। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से किसमें जो है वो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, निडर, निचुत, निपुत और निंद। तो आपका आंसर जो होगा इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी निंद। निंद में जो है वो कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। उपसर्ग कहने का अर्थ है जो शब्द के आगू में, जैसे नी जोड़ पुत, ठीक है, नी जोड़ पुत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नी जो शुरू में उपयोग किया जा रहा है तो वो क्या है, ये जो है वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पे भी निडर, नी जोड़ डर, तो नी जोड़ डर यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो नी यहाँ पे उपसर्ग है, जबकि इसमें जो है वो निंद में कोई उपसर्ग प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि पारसनाथ कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो पारसनाथ कौन रकमेक संज्ञा लगे, काफ़ी बार इस सवाल को कर चुके हम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है का तोय हरिश्चंद्र लागे जे विश्वास करबो, हियाँ हरिश्चंद्र कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र एक पूरा जाति को बता रहा है ना।
हरिश्चंद्र यहाँ किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का नाम नहीं, हरिश्चंद्र यानी किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक पूरा समस्त जाति को संबोधित करता है। कैसे? जैसे हरिश्चंद्र हम जानते हैं कि वो सत्यवादी थे, तो ये पूरे सत्यवादी लोगों को, ये एक समस्त जाति को बता रहा है ना। पूरे सत्यवादी लोग जितने भी हैं, ये समस्त सत्यवादी लोगों का ये संबोध करवा रहे हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ना कि व्यक्तिवाचक। ऐसे सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कई बार सवाल है कि तू तो विभीषण लागे, तो विभीषण वहाँ पे कहने का अर्थ है कि धोखेबाज, वो पूरे समस्त लोगों को अपने को धोखा देना। तो वहाँ पे एक तो है कि घर का भेदी लंका ढाए, कहावत है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे है। तो विभीषण लागे, तो वहाँ पे विभीषण जो है, वहाँ पे भी विभीषण जो है वो कोई व्यक्तिगत रूप से किसी का बोध नहीं कराते हैं, जबकि एक समस्त जाति को बोध करवाता है। तो इस तरह से भी सवाल आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सहुआइन में कौन प्रत्यय है? सहुआइन में कौन प्रत्यय है? तो सहुआइन में अगर प्रत्यय देखा जाए तो वैन प्रत्यय, वैन या तो फिर वाइन प्रत्यय, वैन प्रत्यय ऐसे होगा, है ना, वैन प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। रानी शब्द कर पुलिंग की हवत, तो रानी के अगर बात करें पुलिंग तो रांगड़ा हो जाएगा, है ना। जिसकी पत्नी मर जाती है उसको रांड कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है जनी कर बहुवचन हवत, तो जनी के बहुवचन की होते हैं जनियन, तो ऐन प्रत्यय इसमें जोड़ देंगे, जनी में ऐन प्रत्यय अगर जोड़ देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, तो जेनियन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आदमी कर बहुवचन की होते हैं, तो आदमी में भी ऐन प्रत्यय जोड़ देंगे तो अदमियन हो जाएगा, अदमियन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तोहें ई काम करबै, देख लेते हैं एक बार फिर से। तोहें ई काम करबै हियाँ तोहें कौन रकमे सर्वनाम लागे, तो तोहें ई काम करबै, तोहें यहाँ पे तो तोहें जो प्रयोग किया गया वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सर्वनाम हमने कल ही इसका क्लास हमने लिया था, कल इसमें पूरे थ्योरी क्लास हमने देखा था। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट आपका हो जाएगा सर्वनाम से। और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्वनाम का बहुत जल्दी हम इस पर अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप देख लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लाइव सेशन लेकर आने वाले इस चैनल पे। तो थोड़ा सा कोई किसी तरह का अपना इशू है वो जैसे ही कंप्लीट होता है सॉल्व हो जाता है। तो क्योंकि पता ही है कि बहुत तरह का समस्याएं आपने जीवन में आता है, तो उसी समस्या से कुछ समस्याओं से थोड़ा जूझ रहे हैं। जैसे वो कंप्लीट होता है, जैसे उस चीज़ को सारा चीज़ फुलफिल हो जाता है, तो वैसे हम आपके बीच में लाइव सेशन लेकर आएंगे और आपको कम्प्लीटली लाइव सेशन में जितना भी सवाल होगा, टेस्ट होगा, सारा चीज़ का कंप्लीट पूरा पैकेज आपको खोरठा का इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ये मेरा दावा है। तो इस प्रकार से आप बने रहें हमारे साथ, निश्चय ही आपको यहाँ से हमेशा बेनिफिट्स नज़र आता रहेगा। तो यहाँ पे तोहें जो प्रयोग किया गया है, तोहें क्या है, तो तोहें यहाँ पे पुरुषवाचक या तो फिर मध्यम पुरुष की बात की गई है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक में भी कौन सा, तो मध्यम पुरुष। काहे, क्योंकि हम या हम या तो फिर हम होता तो ये होता है उत्तम पुरुष। तोएं, तोहिन, तो ये सब जो होता है वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और वे लोग, जैसे वे लोग होता है तो ये सब क्या होता है, तो ये होता है अन्य पुरुष। तो ये तीन इसमें आता है, ठीक ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन कंडीशन आता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हमने देखा था, अगर आप नहीं देखें तो वहाँ पे आप देख लेंगे, सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले सवाल, कौन आवे लागल है, तो यहाँ पे कोने की लागे, तो यहाँ पे कौन आवे लगल है, तो यहाँ पे जो बात किया गया वो सर्वनाम की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अनिश्चयवाचक है, यानी अनिश्चितकालीन, या कह सकते हैं कि निश्चित नहीं है ना। अनिश्चितकालीन जिसको अनठेकान वाचक बोलते हैं, है ना, खोरठा में इसको अनठेकान बोलते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन आ रहा है। तो अनठेकान वाचक या अनिश्चित वाचक बोल सकते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, सर्वनाम में भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम। अगला सवाल है कि केकर बात करल जाए, एकर में केकर की लागे, तो केकर बात करल जाए, तो ये भी सवाल हमने बात किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि केकर बात करल जाए। तो केकर बात करल जाए, यहाँ पे
संज्ञा के बदले में जो किसी का बात आता है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, है ना। तो संज्ञा के बदले में जो नाम आता है उसका सर्वनाम कहते हैं। तोर गैया भुलायल हो, हिया तोर की लागे। तो तोर कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो होगा वो क्या है कि विशेषण बता रहा है ना। तोर गैया भुलायल है, यहाँ पे क्या है कि ये विशेषण बता रहा है, यानी गैया भुलायल है। तो गैया गैया क्या है, ये संज्ञा वर्ड है, लेकिन तोर गैया यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि तोर गैया भुलायल है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि हथियावे कौन रक में क्रिया लागे। तो हथियावे कौन रक में क्रिया लागे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जायक कौन रक में क्रिया लगे। तो जायक जो है वो किस प्रकार का क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जायक, जैसे हम यहाँ पे सवाल करेंगे कि कहाँ जायक, तो हमको यहाँ से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। अगर हम यहाँ पे बोलते कि पेठिया जायक, पेठिया जायक या बाजार जायक, मेला जायक, यात्रा जायक, घर जायक, तो यहाँ पे जैसे हम पूछते कहाँ जायक तो हम बोलते थे घर जाना, बाजार जाना, तो हमको वहाँ से अगर आंसर मिल जाता तो वो क्या होता, सकर्मक क्रिया होता। लेकिन यहाँ पे हमको आंसर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। तो इस तरह से भी आप क्रिया को पहचान सकते हैं, थोड़ा सा ये हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। इसके अलावे और भी कई सारे पहचान करने के तरीके हैं, कई आधार पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अकर्मक क्रिया कौन है और सकर्मक क्रिया कौन सा है। लेकिन इनमें से एक ये सबसे आसान तरीका है आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझने में। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कहता कि हम पढ़ ली ही कौन काले पढ़ते लागे। तो हम पढ़ ली ही यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया सामान्य भूतकाल का, सामान्य भूतकाल के बारे में, यानी हम पढ़ ली ही। तो पढ़ ली मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पढ़ लिया, यानी क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूतकाल, सामान्य भूतकाल के बारे में बात किया जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ कर खोरठा अर्थ है। तो मैं पढ़ता हूँ अगर खोरठा में अगर लिखना हो तो हम पढ़ो ही, ये भी होगा, हम पढ़ा ही और हम पढ़ो हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ये तीनों सही हो जाएगा। अगला सवाल है, देख लेते हैं अगला सवाल कि छाइन ऊपर लौआ फोरल है, हिया ऊपर कौन रक में क्रिया विशेषण लागे। तो ये आपको बताया जा रहा है कि छाइन ऊपर लौआ फोरल है, तो हिया ऊपर कौन रक में क्रिया विशेषण लागे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण, मात्रा सूचक क्रिया विशेषण या जगह सूचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जब हम पढ़ेंगे, क्रिया पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिया विशेषण, तो इसमें सारा चीज़ हम देखेंगे, उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों को भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कि छाइन ऊपर, तो ऊपर क्या है, एक जगह बता रहा है हमको, कहाँ पे बता रहा है, एक जगह सूचक हमको बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगह सूचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाँव के बाहरे स्कूल बनल है, हिया बाहरे कौन रक में अव्यय लागे। तो गाँव के बाहरे स्कूल बनल है, तो हिया बाहरे कौन रक में अव्यय लागे। तो अव्यय आपको ध्यान में रखना है, अव्यय भी आप जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कौन कौन से अव्यय होते हैं, अव्यय कहते किसे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। अभी हम फिलहाल ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस है, तो 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में ज़्यादा थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। 24 का इसमें क्या हो जाएगा, तो संबंध बोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गांव में बाहरे स्कूल जो है वो बनल है। तो यहाँ पे क्या एक संबंध बता रहा है कि गांव के बाहरे जो है वो स्कूल बनल है। उ खूब पढ़ल मगुर पास नाय करल, ई वाक्य की हके, यानी उ खूब पढ़ल मगुर पास नाय करल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो होगा वो होगा समुच्चय बोधक, या क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। देवनद कौन रक में समास लागे। देवनद जो है वो किस प्रकार का समास लागे। तो समास अगर बात करें तो समास में हो सकता है कि आपको सिलेबस में नहीं दे रखा है कि समास आपको पढ़ना है, लेकिन इतना आप जरूर याद रखें कि आपको कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है ग्रामर में जहाँ से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको जब व्याकरण बोल दिया तो व्याकरण में कहीं से भी सवाल उठा करके डाल सकता है। इसलिए आप कंप्लीट पूरा व्याकरण को पढ़ के रखें, पूछे नहीं पूछे ये उसका काम है, लेकिन आप अपना तैयारी हमेशा करके रखें, आप हमेशा ये ऑप्शन रखें। जैसे कहावत आपने सुना होगा कि अगर आप युद्ध पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं सोच के जाए कि सामने वाला बंदूक ही सिर्फ लेकर के जाएगा और इसी से मेरा काम चल जाएगा।
ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदूक लेके आ रहा होगा, तो आप कोशिश करें कि आप उसके सामने तोप लेकर जाएं, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, ताकि उसमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। आप गए वहाँ पे बंदूक लेके, सामने पता चला कि वहाँ तो तोप नज़र आ रहा है, तो आप तो वहीं पे हार गए। तो पहले साथ तो क्या है कि जैसे आप देखेंगे उस चीज़ को, तो पहले आप हार जाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि आप जहाँ से आपको उम्मीद किया जा रहा है उससे ज़्यादा आप पहले से तैयारी करके जाएं, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली यहाँ से फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का जवाब देख लेते हैं कि देवनत कौन रकमिक समास लागे। तो देवनत की अगर बात करें तो यह जो वो बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। इसके अलावा तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, ये सारे समास होते हैं। तो समास को भी हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो ये सारा चीज़ को देख लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला सवाल है कि नासमझ कौन रकमिक समास लागे। तो नासमझ जो है वो जब भी न शब्द का उपयोग किया जाओ शब्द के आगे में, तो वह जो होता है वो नए समास होता है, नवी समास होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नचनी कर उल्टा होता है। तो नचनी कर उल्टा की होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेलडा। जो लड़के डांस करते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो लड़का नृत्य वगैरह करता है घूम घूम के, उसको कहा जाता है खेलडा। और जो लड़की घूम घूम के, या कह सकते हैं कि स्त्री पात्र जो घूम घूम करके अपना नृत्य या कला का प्रदर्शन करते हैं, उसे नचनी कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने। लड़का उसका होता तो उसे खेलडा कहा जाता है। संढौर कर उल्टा होता है। तो संढौर कर उल्टा की होता है, तो संढौर कर उल्टा होता है कटरू। संढौर का उल्टा क्या हो जाएगा? कटरू हो जाएगा। क्योंकि कटरू आप सभी को पता है कि जो भैंस का बच्चा, जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, भैंस का मेल जो पार्ट होता है उसको कटरू कहा जाता है, जबकि संढौर जो उसके फीमेल पार्ट को बोला जाता है। तो याद रखेंगे संढौर का उल्टा कटरू होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि समानार्थी शब्द नाय लागे। इनमें से कौन सा समानार्थी शब्द नाय लागे? रोका, बाकी, टटका और अबगा। तो इसमें से अगर बात करें तो बाकी जो है ये अलग है। बाकी का रोका, अबगा और टटका, ये तीनों का अर्थ होता है ताज़ा। ये तीनों का अर्थ होता है ताज़ा, इसलिए बाकी तीन ये समानार्थी शब्द है। जबकि बाकी नहीं होता है बासी। बासी अगर बोले तो बासी क्या हो जाता है? ये हो जाता है, एक होता है ताज़ा, एक होता है बहुत समय का पहले का बना हुआ। जैसे एक खाना हो गया कि कल का खाना बचा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बासी खाना, ठीक है। और एक ताज़ा हुआ जो अभी अभी बना हुआ है, तो उसको टटका बोल सकते हैं, अबका बोल सकते हैं, रोका भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भुटका कर पर्यायवाची शब्द लागे। तो भुटका कर पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। नटरा, ढेपरा, ठुरका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ई सब है। ये सभी जो है वो भुटका यानी बौना का जो है, या नाटा का ये सभी पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपको याद रखना है, नटरा, ठेपरा और ठुरका। इसके अलावा टेपा भी होता है ना, टेपा भी होता है, ये सारा चीज़ होता है, चेटरा भी होता है, और भी कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कौन गलत है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन गलत है। जोंड्रा कुट के रिंधल खाना घट्ठा बोलल जाए, मड़ुआ कुट के रिंधल खाना लेट्टो, जकर जनी मोरल है रहे ओकरा रानी, जकर घारे कर्मेक डाला रहे ओकरा डलैतीन। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सही जो है वो कौन सा इसमें से कौन सा जो है वो गलत है, बाकी का सब सही है। तो जकर जनी मोर जा है तो ओकरा रानी ना बोलल जा है, ओकरा रानी ना बोलल जा है, जबकि ओकरा की बोलल जा है? राण बोलल जाए, ठीक ना। तो या तो फिर कह सकते हैं कि अगर हिंदी में देखें तो इसको विधुर बोला जाता है, हिंदी में इसको विधुर बोला जाता है। जबकि जिसके पति मर जाते हैं उसको विधवा बोला जाता है ना। जिसका पति अगर नहीं होता है तो उसे विधवा कहा जाता है, जबकि जिसकी पत्नी नहीं होती है उसे विधुर कहा जाता है। विधवा को ही हिंदी में अगर खोटा में देखें तो इसको बोला जाता है रानी, है ना, इसको बोला जाता है रानी, जबकि इसको बोला जाता है राणा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों खोटा शब्दावली है, तो खोटा को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। विचार कर कि जे धान कुरे दिए कामे आवा है, खदिहन जनी मूड खापे खातिर के लिए है। तो घूघा धोती पेछुआ के कहल जा है छोंठ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो विचार करने की बात की जा रही है। जे धान कुरे दिए के कामे आवा है ओकरा बोलल जाए खदिहन। खदिहन
जनी मूड़ ढापे खातिर की ले है, तो घूघा ले है, तो घूघा उसको बोला जाता है। और धोती पेछुआ के कहल जाए छोंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी सही है। चांद पूरे चोरी भेल, नोख पूरे मराय गेल, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि ये जो है वो क्या चीज़ है? चांद पूरे चोरी भेल, नोख पूरे मरा गेल, तो यह जो वो ढीला, यानी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि कई लोगों के माथे पे जो हो जाता है ना, क्या उसको बोलते हैं? ढीला, ढीला ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं पता नहीं, हमको थोड़ा सा याद नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट में, तो याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ढीला हो जाएगा। देवता के खाए गेले डाकिन, कहानी निर्मल दास कौन विचार धारा के लोग रहे? तो देवता के खाए गेले डाकिन, यह जो वो कहानी किसका है? तो आपने पढ़ा होगा छाहर कहानी संग्रह। तो छाहर कहानी संग्रह में 10 कहानी संग्रह है, उसी कहानी संग्रह में से एक है ये देवता के खाए गेले डाकिन, जो कि उसका अंतिम कहानी भी संग्रह भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा देश सुधारक, क्षेत्र सुधारक और समाज सुधारक। तो निर्मल दास वहाँ पे जो पात्र है वह एक किस विचारधारा के लोग रहता है? तो वो रहता है देश सुधारक, क्षेत्र सुधारक और समाज सुधारक के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा डी। नावा छोट जमींदार कहानी है बलराम सिंह कर बहू के की हाल हेली, तो नावा छोट जमींदार कहानी है बलराम सिंह कर बहू की हाल हेली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीतल दिने याद करी करी कांदा हलिक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीतल दिने, यानी जो बीत गया था समय, उसी को याद कर करके वो रो रही थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि नावा छोट जमींदार कहानी के में जगन्नाथ चौधरी से कोई हंसी मजाक कीले ना करत, तो नावा छोट जमींदार कहानी में जो जगन्नाथ चौधरी था उससे कोई भी हंसी मजाक क्यों नहीं करता था, ये आपको बताना है। तो मान मर्यादा रहे खातिर, समाजे इज्जत खातिर और ढेरे बूढ़ा बुजुर्ग रहे से खातिर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला तो वो उनका एक मान सम्मान था समाज में उसकी इज्जत थी, और दूसरा है कि ज़्यादा बुजुर्ग होने के कारण से थोड़ा सा उससे कोई मजाक उस तरह से नहीं करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भीतर बाहर कहानी में सरजुआ बोड़ धर्म ककरा कहल रहा है, तो भीतर बाहर कहानी में सरजुआ बोड़ धर्म ककरा कहल रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सभे आदमी हवे के सबले बड़ गुण, आदमी से विचार करके और आदमियत की भावना से यह सबले बड़ धर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भीतर बाहर कहानी ककर लिखल लागे, तो भीतर बाहर कहानी अगर बात करें तो यह डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो आपने पढ़ा होगा सोंध माटी कहानी संग्रह, आपने पढ़ा होगा, तो सोंध माटी जो वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, उसमें से आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं कि मलकी बहू कहानी केकर लिखल लागे, तो मलकी बहू अगर लिखा या बात करें तो यह भी जो है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। अगला है कि खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, निबंध में आदर्श शब्द के लेखक की मानल हत, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरीचिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरीचिका। खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी निबंध संग्रह है, ठीक ना, जिसमें आदर्श शब्द के लेखक की मानल है, तो मरीचिका। यात्रा वृत्तांत छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट में कूडू जगह की ले रुकला, तो कूडू जगह में किस लिए वो रुके थे जब यात्रा वृत्तांत छोटा नागपुर नैनीताल की यात्रा कर रहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिने के खाए ले, इसलिए वहाँ पे रुके थे कूडू जगह में। अगला सवाल है दामोदरे कोराय काव्य में उमादित्य ककर संगे सोम रस पिए, तो दामोदरे कोराय में काव्य में उमादित्य ककर संगे सोम रस पिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जोगना मांझी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दामोदरे कोराय काव्य में बाघ जोबरा कहाँ रहे, तो दामोदरे कोराय में काव्य में बाघ जोबरा कहाँ रहे, तो इसका सही आंसर होगा लकड़ाखंदा में। कहाँ पे हो जाएगा? लकड़ाखंदा में। अमर चाटान सरगे आयल, अमर चाटान चाटल बादे की हेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सपुने परी लोक घूरे लागल, कमल सरंची के निशा आयल और दुइयो प्रेमिक नशाए डूब गेला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के जालिम सिंह कौन थाना दरोगा रहे,
तो यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इस तरह से सवाल जो है आपसे बन सकता है। हालांकि इतना बहुत ज़्यादा डीपली सवाल तो आपके नहीं पूछा जाएगा, तो कोशिश किया जाएगा कि सवाल आपसे बाहर ही पूछा जाए, लेकिन फिर वही बोलते हैं कि आप पूरा पढ़ के जाएं। कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि 100 सवाल है तो आपको स्वाभाविक बात है कि 100 सवाल बनाने के लिए थोड़ा बहुत गहराई में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मानते कि सेक्शन भी आपका काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको सवाल कुछ कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वो अंदर से सवाल पूछ सकता है आपको डीपली। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि अजगर नाटके जालिम सी कौन थाना दरोगा रहे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चरक पहरी। चरक पहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजगर नाटके जनवादी विचारधारक प्रतिनिधित्व कौन कर ले है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मंगरा। अजगर नाटके गोबरा से परिचय मांगल पर मंगरा आपन परिचय की नियर देल रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तोरे ऐसन एगो मानस। तोरे ऐसन एगो मानस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे अजगर नाटक में गोबरा से परिचय मांगा गया कि चलो अपना भाई परिचय दो, तो स्वाभाविक बात है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि चलो अपना परिचय दो, तो आप सिंपल बोल दिए कि जैसे आप एक मनुष्य हैं वैसे हम भी एक मनुष्य हैं। तो उसी तरह से कह सकते हैं कि तोरे ऐसन एगो मानस, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें अगला सवाल है कि डाह नाटक कर दूसर संस्करण कर प्रकाशन बच्चर है। तो डाह नाटक के सबसे पहले डाह नाटक को लिखा गया किसके द्वारा, तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया यह नाटक है। इसके नाटक का दूसरा संस्करण का प्रकाशन बच्चर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। 2010 आपको याद रखने हैं। डाह नाटक के विवेक कैसन लोग रहे। तो विवेक जो है वो किस प्रकार के, तो नेक, ईमानदार और कर्मठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों। डाह नाटक में भावना कौन रही। तो भावना जो थी वो कौन थी, तो भावना जो थी वो विराट की बहू थी। कौन थी, विराट की बहू थी। चाबी काठी नाटकें विदूषक कौन रहे। चाबी काठी नाटकें विदूषक कौन रहे, मोती, रोहन, संतु या तो फिर रतिराम। तो इसका सही आंसर होगा मोती। चाबी काठी में कालू राम कैसन लोग रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार, सूदखोर और जमींदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माना गाँव टवाने यात्रा वृतांत में माना गाँव कौन आर्य संगे जुधे मरायल रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा घाटू धान्याल। घाटू धान्याल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चाबी काठी नाटक कौन विचारधारक रचना लागे। तो चाबी काठी जो है वो यह एक तो जनवादी है, ग्रामोत्थान है और यह एक सामाजिक नाटक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई सब है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उद्वासल कर्णकर आखिरी दृश्य यश और अपयश कौन भेसे कर्ण पास आयल रहत। तो उद्वासल कर्ण अगर आपने पढ़ा होगा तो इस आखिरी दृश्य में जो है यश और अपयश कौन भेसे जो वो कर्ण के पास आयल रहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बामन भेसे। कौन भेसे, बामन भेसे, यानी ब्राह्मण के भेष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उद्वासल कर्ण नाटक कर प्रकाशक लागे। तो उद्वासल कर्ण नाटक कर प्रकाशक के लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण महतो। नारायण महतो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह का सवाल आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए आप जरूर इसे याद रखेंगे। और साथ ही साथ यह प्रमुख कह सकते हैं कि नाटक संग्रह में पहली नाटक संग्रह भी माना जाता है, इसलिए नाटक माना जाता है, इसलिए आप जरूर इसको याद रखेंगे। ठीक है। चोर डाकू आर लुटेरा कहानिए जलालुद्दीन कर धंधा नी रहे। तो इसमें से आपको पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा बैंक डाका, लूटपाट या ट्रेन लूट। तो इस सभी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी चोर डाकू और लुटेरा कहानी जलालुद्दीन कर धंधा नी रहे, यानी नहीं रहता है। तो वो ये सभी धंधा जो वो नहीं रहता है। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के गोबरा के कौन मारी के मूड़ फोड़ल रहे। तो अजगर नाटक में गोबरा के कौन मार के मूड़ फोड़ दे रहे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा थानेदार। वहाँ के थानेदार ने इसके माथक में मार करके फोड़ दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थानेदार। शेख भिखारी कौन राजा कर दीवान रहत। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये कहानी में भी पढ़ा होगा, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। ठीक है। मंगल पांडे और ये सर गणपत राय हो गया, टिकैत उमराव सिंह हो गया, जयमंगल पांडे हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए थे 1857 के प्रमुख विद्रोह से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर बात करें इसमें से शेख भिखारी का जो वो प्रमुख स्थान उस समय माना जाता है, और वह किससे जुड़े हुए थे, तो टिकैत उमराव सिंह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राजा के दीवान रहा, तो टिकैत उमराव सिंह। 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। डॉक्टर ए.के. झा कर लिखल बड़का बुजुर्ग बिरसा कैसन रचना लागे। तो यह जो बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है यह एक जीवनी है। क्या है, यह एक जीवनी है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
एक होता है जीवनी, एक होता है आत्मकथा। ये दोनों में अंतर आपको पता है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, और आत्मकथा स्वयं लिखता है। आत्मकथा जो है वो स्वयं व्यक्ति लिखता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ में आपको याद रखना चाहिए। बोरवा अड्डा अखय बोर संस्मरणे लेखक केकर संग बोरवा अड्डा गेल रहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोविंद महतो जंगली मैट्रिक कला से किताबें राधा कृष्ण कर कहानी पढ़ल रहत। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा रामलीला। रामलीला इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कतना छुआ लेके गेल रहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, यानी इसको हम पहले कर चुके हैं इस सवाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमर गीते के देशे कविताएं कवि कौन रूप पावा है। तो आज हमर गीते के देशे, इसमें से जो कवि जो है वो छायावादी रूप जो वो पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी छायावादी। खोठा काठे पैदे खंडी किताबें कई गो कविता आयल है। तो खोठा काठे पैदे खंडी, इसमें टोटल अगर पूछा जाए कि कितने कविता है, तो इसमें टोटल 19 कविताएं शामिल किया गया है। उसी तरह से और भी आँखी गीत हो गया, ठीक है, इस तरह से भी आपको पढ़ना है। और भी एक मौनी फूल हो गया, तो ये सारा चीज़ भी आपको पढ़ना है। तो वहाँ पे आँखी गीत जैसे एक में 72 कविता है, एक में आपको 31 कविता पढ़ना है, एक खोठा काठे पैदे खंडी इसमें 19 कविता पढ़ना है। तो इसमें कविता आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रख लेना है, सिर्फ पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और डिटेल से सवाल इतना यहाँ से तो नहीं पूछा जाएगा। कहानी से आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है, लेकिन कविता से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। अगला सवाल देख लेते हैं कि स्वागत कविता राजा सब ककरा बांधे खोज हलत। तो स्वागत कविताएं राजा सब ककरा बांधे खोज हलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बुद्ध ज्ञान के खोज रहल। लौतन जुगुत भाभत कविताएं रेघे बनवल डहरे कौन चले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहर बोका, यानी मूर्ख, गाड़ी और कपूत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ई तीनों। यहाँ कहने का अर्थ है थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए इसको। लौतन जुगुत भाभत कविताएं रेघे यानी बनवल डहरे कौन चले है। तो कहता है कि जो बनाया हुआ डहर है उसमें कौन चलता है, गाड़ी चलता है, कपूत चलता है और नहर यानी बोका और मूर्ख। तो ये सब चलता है बनाया हुआ डहर पे, लेकिन जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करिया काजरे घर से कविताएं दधीची आपन हड्डी की ले दान करल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कह सकते हैं कि आपन सवारत खातिर, देवता रक्षा खातिर, या तो फिर वस्त्रासुर के वध करे खातिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि पावे पहिया धूर्त सियार मृग राजेक आसन। पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजेक आसन। तो ये पंक्ति तक कौन कविता से लेल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राखिया भाई मोहेक पानी। राखिया भाई मोहेक पानी से यह जो वो लिया गया है। धोबी कुकुर घरेक न घाटेक, ये कहावत कौन कविता से आयल है। तो इसका सही आंसर होगा खोठा हाय खोठा। खोठा हाय खोठा, यहाँ धोबी कुकुर घरेक न घाटेक, यानी कहने का अर्थ है कि कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे जगह पे फंस जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कभी कभी वो चाहे वो अपना स्वार्थ के लिए वो वैसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, या किसी और भी लालच में, या तो किसी और विशेष तरीके से, या किसी कंडीशन पे, तो वैसे परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो किधर के भी नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के। तो उसी में कहावत ये बोला गया कि धोबी कुकुर घरेक ना घाटे। अगला सवाल देख लेते हैं। नाच बांदर नाच रे कविताएं तोर सर्वनाम केकर खातिर प्रयोग है। तो नाच बांदर नाच रे, सबसे पहले तो यह श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया, ये प्रमुख और काफ़ी ज़्यादा चर्चित कविता में से शामिल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो झारखंडी लोग खातिर, पोसल बांदर खातिर, कमनिहार लोग कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी खातिर जो वो नाच बांदर नाच रे कविताएं तोर जो सर्वनाम केकर खातिर प्रयोग करे गए, तो तोर यहाँ पे सभी लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। कमर के खोरठाएँ की कहल जाए। तो कमर के अगर बात करें कि खोरठा में बोलल जाए तो ओकरा बोलल जाए डंडा, ठीक है। जैसे डंडा पिरा गेल यानी कमर दर्द कर रहा है, तो डंडा बोल पिरा गेल खड़ा खड़ा। चुगलखोर के खोरठा की कहल जाए। तो ये चुगलखोर के खोरठा में कहल जाए कूटना।
और इसी में अगर स्त्री होती तो कुटनी, है ना, स्त्री अगर इसमें होती तो कुटनी। आगे चलते हैं। एक मौनी फूल किताबें छपल कविता कौनटा है? तो एक मौनी फूल किताबें जो छपल कविता है वो कौनटा है? तो इसका सही आंसर होगा एसो हते बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास। तो एसो हते बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, ये जो कविता है यह लिया गया एक मौनी फूल से ही। दुनिया पलट लो पूर्णाचार शीर्षक कविता कौन किताबें आयल है? तो दुनिया पलट लो पूर्णाचार, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक मौनी फूल। एक मौनी फूल से यह लिया गया। एक मौनी फूल किताबें कई वो कविता छपल है, तो आपको हम पहले बताया कि 31 कविता इसमें शामिल किया गया है, जबकि आँखी गीत जो है उसमें 72 कविता है। आँखी गीत उसमें 72 कविता है, एक मौनी फूल में 31 है, जबकि खोठा काठे पैदे खंडी में 19 कविता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। और अगर बात करें कहानी संग्रह में, तो कहानी संग्रह में हमने बात किया जैसे छायहर, तो छायहर कहानी संग्रह में अगर बात करें तो 10 कहानी है। सौंध माटी में अगर बात करें तो वहाँ पे भी 10 कहानी है, और खोरठा निबंध में टोटल 12 निबंध है। ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। कविता कांदना कविता कौन किताब से लेल गेल है? तो कविता कांदना यह कविता कौन किताब से लेल गेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खोठा काठे पैदे खंडी, जिसमें टोटल 19 कविता को शामिल किया गया है। खोठा काठे पैदे खंडी किताब कर पहिल कविता कौनटा लागे? तो इसमें पहली कविता जो है वो है चनफन मानुस। चनफन मानुस इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है करल गेल हल कते आगुए तखन भारत मायक ठोठे हासी लागल हले फूटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पातक कौन कविता से लेल गेले? तो यह लिया गया है आज़ादी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आज़ादी। आज हमर गीतेक देशे कविताएं कौन ककरा संदेश भेजा है? तो आज हमर गीतेक देशे कविताएं कौन ककरा संदेश भेजा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमी प्रेमिका के जो वो संदेश भेजा है। नीचे लिखल कौन कविता आँखिक गीत किताबें नाय छपल है? तो यहाँ पे आपको बताना कि आँखिक गीत कविता संग्रह से इसमें से कौन सा नहीं है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बस इसी टाइप से सवाल सिर्फ पूछा जाएगा कि इनमें से इस किताब में कौन सी कविता संग्रह है या कौन सा नहीं है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा पूछा जा सकता है तो आँखिक गीत के रचनाकार यानी उसके लेखक कवि के बारे में पूछा जा सकता है। जो कहानी संग्रह है उसके कहानीकार के यानी लेखक के नाम पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा डीपली आपको नहीं सवाल पूछा जाएगा, इतना तो याद रखेंगे आप। तो हम पकिया लाल रंग, तोर आसे बांध घाटे और सखी तोर रूपेक शोर, ये सभी तो है, जबकि मोरेक लुर यह जो वो नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आजो तोर मीठा बोली नतून जीवन रस, ये पंक्ति कौन कविता से लेल गेले? तो आजो तोर मीठा बोली नतून जीवन रस, यह जो लिया गया वो किससे लिया गया? तो आजो तोर दर्शन खातिर, आजो तोर दर्शन खातिर से लिया गया है। सभ्य कही कि असभ्य तोरा शीर्षक कविता कौन लिखल है? तो सभ्य कही या कि असभ्य तोरा, तो यह जो लिखा गया है यह लिया गया है श्रीनिवास पांडुरे के द्वारा। यह शीर्षक जो वो कविता लिखा गया है श्रीनिवास पांडुरे के द्वारा। 7 भाई बहन लोक कथा कौन लिखल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गजाधर महतो। और डॉक्टर गजाधर महतो याद रखेंगे यह पहले खोरठा के पीएचडी धारक है। यह पहले खोरठा के पीएचडी धारक भी आपको माने जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। हमर देश हमर गांव शीर्षक कविता केकर लिखल लागे? तो हमर देश हमर गांव यह शीर्षक जो कविता लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया परितोष कुमार प्रजापति से। करम परब लेख एकर में कौन लिखल है? तो करम परब लेख जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह गीता रानी के द्वारा लिखा गया है। ए मानुष शीर्षक कविता केकर लिखल लागे? तो ए मानुष शीर्षक कविता जो लिखल है वो लिखा गया है दिनेश दिनमणि के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं कि परपन सर्टिफिकेट शीर्षक लिखल कौन लिखल है? तो परपन सर्टिफिकेट यह लिखा गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमर कुमार। चायल चिन्हा शीर्षक कविता केकर लिखल लागे? तो चायल चिन्हा यह शीर्षक कविता जो है वो लिखा गया किसके द्वारा? तो यह लिखा गया डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। कहानी संग्रह खटरस के संग्रहकर्ता के है? तो खटरस के लिखा गया है जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी कर जन्म भेल रहे, तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार कर जन्म भेल रहे, तो इसका सही आंसर होगा 2 सितंबर 1952 को। 2 सितंबर 1952 को डॉक्टर बी.एन. ओहदार, जिनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है, तो इनका जन्म जो भेल है वो कब? 2 सितंबर 1952 को। आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी का जन्म
झारखंड के किस जिले में भेल है। अगला सवाल देख लेते हैं कि संतोष कुमार महतो जी की जन्म तारीख लागय। तो संतोष कुमार महतो का जन्म तारीख की लागय तो 2 सितंबर 1930, 2 सितंबर 1930। श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कहाँ भेल रहे। तो इसका सही आंसर होगा बरवा अड्डा धनबाद। खोटा शब्द के उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है। तो खोटा भाषा के उत्पत्ति जो वो खरोष्ठी लिपि से मानल गेल है। अगला सवाल है कि खोटा त्र व्यंजन को कौन रूपे लिखल जा है। तो त्र को अगर लिखना है तो इसमें त और र इसका इस रूप में लिखते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिखा पवित्र, तो इसको लिखा जाता है पवित्र। अगर खोटा में लिखना हो तो इसको हम लिखते हैं पवित्र। कैसे लिखेंगे, पवित्र। तो याद रखेंगे या जो है वो तर के रूप में चेंज हो जाता है त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उसी प्रकार से जैसे यात्रा, तो यात्रा अगर लिखना हो जैसे यहाँ पे यात्रा, यात्रा यहाँ पे लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। ऐसे यात्रा इस तरह से लिखाता है ना। तो याद रखेंगे यह जो वो ज में चेंज हो जाता है और त्र जो वो त और र में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि री के बदले खोठाई कैसन लिखल जा है। तो री को लिखा जाता है कैसन, तो री के लिखल जाता है ऐसन। जैसे ऋण, ऋण को अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको खोटा में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे ऋण। ठीक है, ऋण का अर्थ होता है कर्जा, तो इसको इस तरह से ऋण लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से री आपको लिखना हो तो इस प्रकार से री लिखते हैं। आगे चलते हैं। खोटा में अगर बात करें कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है कि किसका प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। जैसे अंगा का तो हम लिख नहीं सकते, इया का प्रयोग कहीं कहीं पे होता है, ये आपको याद रखना है। इया का कहीं कहीं प्रयोग होता है। जैसे कोराएं, कोराएं होता है, नाय होता है, ठीक है, खोरठाएं होता है। तो इस प्रकार में यहाँ पे इया का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। इसके अलावा मूर्धन्य न, इसका न का प्रयोग जो वो नहीं होता है खोटा में। ताली विशा स, इसका प्रयोग नहीं होता है। मूर्धन सा, इसका प्रयोग नहीं होता है खोटा में। ठीक है, छंजोगी छ का प्रयोग नहीं होता है। त्र का प्रयोग नहीं होता है। ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। ठीक है, अंतस्या य का प्रयोग जो वो ज के रूप में होता है। व का उपयोग जो वो ब के रूप में होता है। ये भी आपको याद रखने हैं। तो इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे पूरे डिटेल से तो आपको अच्छा से समझ में आएगा और खोटा का जो भी समझने में शब्दावली है वो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि गोलवारी खोरठा कौन क्षेत्रीय रूप लागय। तो गोलवारी खोरठा अगर बात करें तो यह गोलवारी नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि गोलवारी जो है ये खोरठा गोला और कस्मार क्षेत्र में बोला जाने वाला खोरठा का क्षेत्रीय रूप है। खोरठा का क्षेत्रीय रूप अगर बात करें तो टोटल 6 क्षेत्रों में अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे गोलवारी, सिखरिया, जिसको खास पहलिया भी कहा जाता है ना, संथाल परगनिया जिसको छीका छीकी खोरठा बोला जाता है, हजरबगिया या पार नदिया बोला जाता है। तो इस प्रकार से और भी कई सारे अलग अलग नाम हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि सरहुल पूजा कहाँ करल जा है, वो कहा है। सरहुल पूजा जहाँ करल जा है तो ओकरा की कहल जा है। तो ओकरा जहाँ पे यह पूजा होता है उसको हम कहते हैं सरना स्थल। क्या कहते हैं, सरना स्थल कहते हैं। इसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो इसमें सखुआ या तो फिर सर्र, सखुआ या तो फिर सर्र या तो फिर साल वृक्ष की पूजा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। जबकि कर्मा में जो पूजा किया जाता है वो करम डायर कर पूजा करल जाए। कर्मा में करम डायर कर पूजा करल जाए, करम डायर के पूजा करल जाए। ये भी आपको याद रखना है। सरहुल अगर बात करें तो मुख्य रूप से चैत्र महीने में मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाया जाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा कई जगह पे अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। जबकि कर्मा अगर बात करें तो भादो महीने के एकादशी को मनाया जाता है। भादो की एकादशी में मनाया जाता है कर्मा। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि झारखंडे मरांग गोम के ककरा कहल जाए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि झारखंड के मरांग गोम के ककरा कहल जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सभी का बेनिफिट्स उठा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बेनिफिट्स लगातार आपको मिलता रहे इसी प्रकार से। और आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप बने रहें। एग्ज़ाम जब भी होगा आप अपनी प्रिपरेशन हमेशा जारी रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम 1 महीना है तो 1 महीने में आप पढ़ करके उस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। वो एग्ज़ाम सिर्फ आप अच्छे से बैठ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं
और एक अच्छा अंक उठा सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में अपना मेरिट नहीं बना सकते। एग्ज़ाम में मेरिट बनाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप उसमें मेरिट अपना जो वो बना सकते हैं। इसलिए आप अपना तैयारी हमेशा बनाए रखें, हमेशा करते रहें, हमेशा जुड़े रहें, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हमेशा निरंतर पढ़ते रहें, उसको छोड़े नहीं, बीच बीच में छोड़े कभी नहीं। क्योंकि जब आप गैप छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर से वो चीज़ें, सारी नई चीज़ें लगने लगता है कि फिर से वो हम नई चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए कभी भी बीच में छोड़े नहीं, आप निरंतर प्रयास करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।